हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्कॉलर एक्स। मेरा नाम है आवेज और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं 9th स्टैंडर्ड मैथ्स 1 सेट्स वाले चैप्टर का नेक्स्ट वाला पार्ट। लास्ट पार्ट में हमने प्रैक्टिस सेट 1.3 का कुछ सम्स कर लिए थे। आज हम उसी को कंटिन्यूएशन में हम आगे सम्स कंटिन्यू करेंगे और साथ ही साथ ये वाला जो प्रैक्टिस सेट है, प्रैक्टिस सेट 1.3, उसको अच्छे से ख़त्म कर देंगे। तो ये वाला जो लेक्चर होने वाला है ये काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट लेक्चर होने वाला है। ज़्यादा लंबा लेक्चर नहीं होगा, इसमें खाली 3 से 4 क्वेश्चन ही हमको करने हैं। तो हम फटाफट से इसका ये वाला जो लेक्चर है उसको कंप्लीट करेंगे और साथ ही साथ ये जो प्रैक्टिस सेट है, प्रैक्टिस सेट 1.3, उसको भी ख़त्म करेंगे। आज का फर्स्ट क्वेश्चन मतलब कि जो प्रैक्टिस सेट है उसका फोर्थ क्वेश्चन पढ़े। इसमें गिवन है a इज इक्वल्स टू ब्रैकेट 1327, मतलब a है, ये एक सेट है, उसके अंदर कौन से एलिमेंट्स है 1327। देन राइट एनी 3 सबसेट्स ऑफ ए, मतलब हमको बेसिकली जो सेट ए है उसके अंदर जो 3 सबसेट उसके अंदर फिक्स हो सकते हैं उसको हमको लिखना है। तो हम इधर लिख देंगे लेट द थ्री सबसेट्स बी सेट या फिर बी पी क्यू एंड आर। ये सेंटेंस का मतलब कि हमने लेट कर दिया 3 सबसेट्स को जो ए के है, लेट द 3 सबसेट्स ऑफ ए लिख देंगे ताकि थोड़ा और क्लियर हो जाए और ज़्यादा स्पेसिफिक हो जाए। लेट द 3 सबसेट्स ऑफ सेट ए बी पी क्यू एंड आर मतलब ये जो पी क्यू एंड आर है ये 3 सेट्स हो जाएंगे जो हमारा सेट ए है उसके सबसेट्स। तो हम फर्स्ट सबसेट लिखेंगे P इज इक्वल्स टू, और P के अंदर हम क्या लिखेंगे, ये जो 4 एलिमेंट्स है 1327, इसी का यूज करके हमको जो उसके कम वाले मतलब 3 एलिमेंट्स या फिर हम 4 एलिमेंट्स का भी बना सकते हैं। हम सेम सेट भी लिख सकते हैं लेकिन वो तो बस एक ही बार होगा। तो हमको इसमें से कोई 3 एलिमेंट्स लेकर हमको ऐसे ही रैंडमली कोई भी 3 एलिमेंट्स लेकर हमको सेट P बनाना चाहिए। तो वो हो जाएगा 1, 3 एंड 7। तो मतलब मैंने 3 एलिमेंट्स लेकर मैंने जो सेट P है वो बना लिया, मतलब ये जो सेट P है वो हो गया सबसेट सेट A का। नेक्स्ट सेट Q अगर हम देखें तो इसके अंदर भी हम 3 एलिमेंट्स ले लेंगे। इस बार लेंगे 3, 2 एंड 7। आप देख सकते हो इधर कि 1, 3 और 7 ये तीनों सेट A के नंबर्स है, सेट A के एलिमेंट्स है, और 3, 2, 7 ये भी सेट A के एलिमेंट्स है। और अब हमको इसी तरह से सेट R भी लिख देना है। तो वो हम लिख देंगे 1, 2, 3 लिख सकते हो, 1, 3, 2 लिख सकते हो, जो भी। तो हम यहाँ पर सेट R लिखेंगे 1, 2 एंड 3। तो मतलब हमने ये जो क्वेश्चन था देन राइट एनी 3 सबसेट्स ऑफ ए, मतलब कोई भी हमको 3 सबसेट्स ऑफ ए लिखने थे, उसको हमने कंप्लीट कर लिया। मतलब ये जो पी क्यू आर ये 3 सेट्स है, दे आर द सबसेट्स ऑफ सेट ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे, इधर है 5th वाला क्वेश्चन और उसके 2 पार्ट्स है, मतलब ये फर्स्ट पार्ट है और ये सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट पढ़े, इसमें देखे क्या लिखा है। तो इधर लिखा है राइट द सबसेट रिलेशन बिटवीन द सेट्स, मतलब हमको सबसेट रिलेशन लिखना है। मतलब सपोज ये हमने इधर लिख दिया तो इसका मतलब क्या है कि P जो है वो सबसेट है A का, तो ये रिलेशन हो गया बिटवीन A एंड P। नेक्स्ट देखे तो ये हो जाएगा Q इज अ सबसेट ऑफ A, मतलब ये जो Q और A के बीच का रिलेशन हो गया। तो सिमिलरली हमको ये जो सेट्स गिवन है, ये इतने सारे P M I B H ये जो सेट्स गिवन है उसका हमको रिलेशन लिखना है। तो रिलेशन कैसे लिखेंगे, सबसे पहले सेट्स पढ़ लेंगे। तो P इज अ सेट ऑफ ऑल रेसिडेंट्स इन पुणे, मतलब जो P सेट है वो क्या बोलता है, पुणे में जितने भी रेसिडेंट्स रह रहे हैं वो हो गया सेट P। फिर M देखेंगे, M इज अ सेट ऑफ ऑल रेसिडेंट्स इन मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश में जितने भी रेसिडेंट्स रह रहे हैं उसका वो सेट हो गया M। I इज अ सेट ऑफ ऑल रेसिडेंट्स इन इंदौर, मतलब इंदौर के अंदर जितने भी लोग रह रहे हैं वो सेट हो गया I। B इज अ सेट ऑफ ऑल रेसिडेंट्स इन इंडिया, जो B है वो इंडिया के जितने भी रेसिडेंट्स है उसका सेट है। H इज अ सेट ऑफ ऑल रेसिडेंट्स इन महाराष्ट्र, और H जो सेट है वो सारे रेसिडेंट्स इन महाराष्ट्र का सेट है। तो हमको इधर पता है कि जो P पुणे है, सेट P है, पुणे जो है वो इंडिया में आता है, तो जो P रहेगा दैट विल बी द सबसेट ऑफ, ये इंडिया वाला कौन सा सेट है B, तो P विल बी सबसेट ऑफ B। ये तो क्लियर है, तो ये हो जाएगा हमारा फर्स्ट रिलेशन। इसी तरह से हमको जितने भी सारे रिलेशंस है उसको हमको देखना है। तो फर्स्ट रिलेशन हम देखें, फर्स्ट रिलेशन ए हमने उसको सपोज ए मान लिया, तो वो मैंने आपको बताया कि पुणे जो है वो इंडिया के अंदर आता है, करेक्ट। तो
फर्स्ट जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, P इज सबसेट ऑफ B, मतलब जो हमारा रेसिडेंट्स ऑफ पुणे है। अब एक बार हम इसको अच्छे से समझ लेते हैं कि जो रेसिडेंट्स ऑफ पुणे है वही रेसिडेंट्स ऑफ इंडिया है, क्योंकि पुणे ही इंडिया के अंदर है। तो जो रेसिडेंट्स ऑफ पुणे हो जाएंगे वो अल्टीमेटली रेसिडेंट्स ऑफ इंडिया भी हो जाएंगे। तो इधर हम देखेंगे कि जो हमारा सेट P है वो हो जाएगा सबसेट ऑफ सेट B। नेक्स्ट हम देखेंगे जो हमारा पुणे है वो मध्य प्रदेश के अंदर आता है क्या, नहीं, तो ये सबसेट नहीं होगा। पुणे इंदौर के अंदर आता है क्या, नहीं, तो ये सबसेट नहीं होगा। पुणे इंडिया के अंदर आता है क्या, हाँ आता है, तो ये हो जाएगा सबसेट जो जिसको हमने इधर लिख दिया। फिर उसके बाद पुणे महाराष्ट्र के अंदर आता है क्या, यस, पुणे महाराष्ट्र के अंदर भी आता है, तो ये वाला जो P है सबसेट है वो हो जाएगा सबसेट H का। B के अंदर लिख देंगे P इज सबसेट ऑफ H, मतलब जो P सेट है वो सबसेट है सेट H का। इसी तरह से बाकी के जो सारे सेट्स है उसको भी हम देखेंगे। जो हमारा मध्य प्रदेश है वो इंडिया के अंदर आता है, मध्य प्रदेश तो इंदौर के अंदर नहीं आता है ना, इंदौर मध्य प्रदेश के अंदर आता है। तो जब हम आगे बढ़ेंगे तो ये वाले सेट को भी सबसेट लिख देंगे M का सबसे पहले। लेकिन अभी ये वाले सेट को देखें तो ये वाला सेट अगर हम देखें तो ये तो इंदौर के अंदर नहीं आता है, तो ये नहीं होगा। ये इंडिया के अंदर आता है, मध्य प्रदेश कम्स अंडर इंडिया, मतलब मध्य प्रदेश जो है वो एक स्टेट है इंडिया में। तो ये वाला जो सेट है सेट M, दैट विल बी द सबसेट ऑफ B। तो हम यहाँ पर लिखेंगे C, क्या लिखेंगे, जो हमारा M है दैट इज द सबसेट ऑफ B। D अब हम मध्य प्रदेश को देखेंगे, महाराष्ट्र के अंदर है क्या, नहीं, तो मतलब ये भी हो जाएगा, मतलब ये सबसेट नहीं होगा। नेक्स्ट इंदौर पुणे के अंदर है क्या, नहीं, इंदौर मध्य प्रदेश के अंदर है क्या, हाँ, इंदौर मध्य प्रदेश के अंदर है। तो ये हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, I इज अ सबसेट ऑफ M, I इज सबसेट ऑफ M। नेक्स्ट हम देखें कि इंदौर इंडिया के अंदर है क्या, तो हाँ, इंदौर इंडिया के अंदर है, तो I जो हो जाएगा दैट विल बी द सबसेट ऑफ B, क्योंकि I जो है वो रेसिडेंट्स ऑफ इंदौर है और B जो है वो रेसिडेंट्स ऑफ इंडिया है। तो ये हो जाएगा I इज अ सबसेट ऑफ B। फिर उसके बाद अगर हम F वाला देखें, ABCDEF, हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जा रहे हैं। हम इसको ऐसे भी कर सकते थे 1 2 3, ये ज़्यादा बेटर होता, तो हम इसको कैंसिल करके वापस 1 2 3 लिख देंगे। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ हम देखें तो ये क्या है, इंडिया तो सबसे बड़ा सेट है। इंडिया मतलब यूनिवर्सल सेट है, क्योंकि इंडिया तो ना इंदौर के अंदर आता है, ना मध्य प्रदेश के अंदर आता है, ना पुणे के अंदर आता है, और ना ही महाराष्ट्र के अंदर आता है। सारे जो स्टेट, सारे जो सिटीज इधर है वो सारे इंडिया के अंदर आते हैं। तो इंडिया क्या हो जाएगा, इंडिया अल्टीमेटली हो जाएगा यूनिवर्सल सेट। फिर उसके बाद हम महाराष्ट्र को देखेंगे। महाराष्ट्र पुणे के अंदर आता है क्या, नहीं, बल्कि पुणे महाराष्ट्र के अंदर आता है। महाराष्ट्र मध्य प्रदेश के अंदर आता है क्या, नहीं। महाराष्ट्र इंदौर के अंदर आता है क्या, नहीं। लेकिन महाराष्ट्र जो है वो इंडिया के अंदर आता है। तो हम इधर लिख देंगे कि जो H सेट है, क्योंकि महाराष्ट्र वाला सेट कौन सा है, सेट H, तो जो H है दैट इज द सबसेट ऑफ B। तो यहाँ पर हमने जो सारे इसके रिलेशंस होने वाले थे उसको हमने लिख दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे, इधर है विच सेट कैन बी द यूनिवर्सल सेट फॉर अबव सेट। मतलब ये वाले जो जितने भी सेट्स है, ये जितने भी सेट्स है, उनमें से सबसे बड़ा सेट कौन सा है। मैंने आपको अभी बताया कि जो सबसे बड़ा सेट है वो है इंडिया वाला, क्योंकि इंडिया के अंदर सारे स्टेट्स और सिटीज आते हैं, लेकिन इंडिया कोई भी स्टेट या सिटी के अंदर नहीं आएगा। तो ये सबसे बड़ा सेट है और यही हो जाएगा हमारा यूनिवर्सल सेट। तो हम यहाँ पर लिख देंगे सेट B। इसका जो आंसर होगा, आंसर वो हो जाएगा सेट B, मतलब इंडिया के रेसिडेंट्स वाला सेट। आई होप आपको ये जो फर्स्ट 2 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4th और 5th, ये दोनों अच्छे से समझ में आए होंगे। 6th क्वेश्चन पढ़े। 6th क्वेश्चन पे हम देखें तो इधर एक एस्ट्रिक मार्क है, और एस्ट्रिक मार्क मतलब ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ है। इधर हम क्वेश्चन पढ़े तो इधर गिवन है विच सेट ऑफ नंबर्स कुड बी द यूनिवर्सल सेट ऑफ फॉर द सेट्स गिवन बिलो। मतलब ये जो पहला सेट है वो क्या है, A। सबसे पहले हम सेट पढ़ लेंगे। तो जो फर्स्ट सेट है वो क्या है, A, और A क्या है, सेट ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 5। हम इधर लिख देंगे A इज इक्वल्स टू सेट ऑफ मल्टीपल ऑफ 5, मतलब 5 10 15 20 एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। इधर हमको लिमिट नहीं गिवन है, अगर लिमिट गिवन होती तो हम उधर जाके स्टॉप हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पर हमको लिमिट गिवन नहीं है,
तो हम यहाँ पर अप टू इन्फिनिटी सपोज करेंगे। फिर नेक्स्ट हम बी देखें तो बी इज अ सेट ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 7। तो बी क्या हो जाएगा, ए था हमारा मल्टीपल ऑफ 5 एंड बी क्या है, बी इज मल्टीपल ऑफ 7। तो ये क्या है 7, 14, 21, 28 बिकॉज 7 1 7, 7 2 14, 7 3 21 एंड 7 4 28। फिर उसके बाद डॉट 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 और अप टू इन्फिनिटी। तो इसके बाद हम सी देखें, सी क्या है, सेट ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 12। मतलब अब हमको 12 का टेबल लिखना है। 12, 24, 36, 48 एंड दैट अप टू इन्फिनिटी, क्योंकि 12 1 12, 12 2 24, 12 3 36, 12 4 48। अब आपको ये मल्टीपल्स वाला टर्म अच्छे से समझ में आ रहा है। तो हम इधर देखें कि ये वाला जो सेट है वो है 5 10 15 20 वाला सेट, ये जो सेट है वो है 12 24 36 48 वाला सेट। मतलब अगर हम देखें एक सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, ये वाला जो सेट है वो किसका सेट है, सेट ऑफ मल्टीपल ऑफ 7, मतलब 7 14 21 28 35 42, मतलब ऐसे सब नंबर्स आएंगे। तो ये वाला जो तीनों सेट है इसका कंबाइन करके हमको एक यूनिवर्सल सेट बनाना है। तो वो कौन से नंबर्स हो सकते हैं, ऐसा कुछ भी क्वेश्चन आ जाए तो हमको बस देखना है ये कैसे नंबर्स है। हम इधर क्लियरली देख पा रहे हैं कि ये वाले जो नंबर्स हैं ये नंबर्स है पॉजिटिव नंबर्स, ये नेगेटिव नंबर्स नहीं है। तो पॉजिटिव नंबर्स के लिए कौन से सेट है हमारे पास, पॉजिटिव नंबर के लिए हमारे पास है फर्स्ट नेचुरल नंबर वाला सेट, नेचुरल नंबर्स वाला सेट जिसको हम लिखते थे n, या फिर हमारे पास है होल नंबर वाला सेट, या फिर हमारे पास है इंटीजर्स। आई होप आपको ये सारी चीज याद होगी। मैंने ये फर्स्ट लेक्चर में बताया था, नेचुरल नंबर्स जो नंबर स्टार्ट होते हैं 1 से, 1 2 3 एंड दैट गोज अप टू इन्फिनिटी। होल नंबर्स जो स्टार्ट होते हैं 0 से, 0 1 2 3 एंड दैट गोज अप टू इन्फिनिटी। और इंटीजर्स क्या होते हैं, जो नेगेटिव भी रहे और पॉजिटिव भी रहे और दोनों जाए इन्फिनिटी की तरफ, मतलब 0 1 2 3 एंड अप टू इन्फिनिटी। और यहाँ पर भी -1 -2 एंड अप टू इन्फिनिटी। मतलब ऐसे नंबर्स जो माइनस और प्लस दोनों रखते हैं, जिसमें दोनों आते हैं उसको हम कहते हैं इंटीजर्स। तो ये तीनों में से कोई भी एक आंसर हमारा ये क्वेश्चन का जो आंसर है वो बन जाएगा। तो हम यहाँ पर सिंपली लिखेंगे नेचुरल नंबर्स, होल नंबर या इंटीजर। तो इसका जो आंसर होगा, इसका जो आंसर है वो हम लिख देंगे। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे, इधर क्या है, विच सेट ऑफ नंबर्स कुड बी द यूनिवर्सल सेट फॉर द सेट्स गिवन बिलो। तो हम यहाँ पर सिंपल उसी भाषा में आंसर लिख देंगे। हम यहाँ पर लिखेंगे नेचुरल नंबर, द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ब्रैकेट में हम n लिख देंगे, कैन बी, और इसके बाद पूरा के पूरा क्वेश्चन उतार लेंगे, मतलब कॉपी कर लेंगे। इधर क्या लिखा है, कुड बी, तो हम इधर लिख देंगे कुड बी, कुड बी द यूनिवर्सल सेट, कुड बी द यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट फॉर द सेट्स गिवन बिलो, फॉर द सेट्स गिवन बिलो, गिवन बिलो। तो ये हो जाएगा हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है उसको पढ़े तो ये हो जाएगा, लेट ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास इन इज एन यूनिवर्सल सेट। तो हम यूनिवर्सल सेट को क्या लिख रहे हैं, इधर क्वेश्चन में क्या गिवन है कि जो यूनिवर्सल सेट है वो क्या है, ऑल स्टूडेंट्स ऑफ क्लास इज अ यूनिवर्सल सेट। तो यूनिवर्सल सेट क्या है, ऑल द स्टूडेंट्स, ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास, मतलब क्लास में जितने भी स्टूडेंट्स हैं उसको हमने मान लिया यूनिवर्सल सेट। अब सेट ए क्या है, इधर सेट ए क्या गिवन है, सेट ए हमको गिवन है, सेट ए बी द स्टूडेंट्स हु सिक्योर्ड 50 और मोर मार्क्स इन मैथ्स। मतलब सेट ए क्या है, स्टूडेंट्स हु सिक्योर्ड, स्टूडेंट्स हु सिक्योर्ड 50% और मोर। ये वर्ड्स को आप अंडरलाइन कर लो ताकि हमको समझ में आएगा कि इधर लिखा क्या है, 50% ऑफ और मोर मार्क्स इन मैथ्स, मार्क्स इन मैथ्स। मतलब जो सेट ए है वो क्या सेट है, ऐसे स्टूडेंट का सेट है जिसने 50% या उससे ज्यादा मार्क्स स्कोर किए हैं मैथ्स में। तो इधर आगे क्या पूछा है, देन राइट द कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट है। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट है मतलब सेट ए का उल्टा,
ए कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट जो सेट है वो हो जाएगा स्टूडेंट्स। अब ए क्या सेट है, जिसने 50% और मोर मार्क्स लाया है। सपोज 100 मार्क्स का टेस्ट था, जिसने 50 मार्क्स या 50 मार्क्स से ज्यादा लाया है वो हो जाएगा सेट ए। जिसने 50 मार्क्स से ग्रेटर देन और इक्वल टू मार्क्स लाया है वो हो जाएगा सेट ए, सेट ए। तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, इसी का उल्टा, सेट ए कॉम्प्लीमेंट। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा जिसने 50 मार्क्स से कम मार्क्स लाया है, जिसने 50 से कम मार्क्स लाया है वो हो जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट। अब आपके मन में एक क्वेश्चन आएगा कि ये मैंने इधर लिखा हो कि 50% मार्क्स और मोर मार्क्स, तो इधर भी हम ऐसे लिख सकते हैं क्या कि 50% लाया और लेस आया? नहीं, ऐसा हम नहीं लिख सकते, क्योंकि इधर क्या है 50 ग्रेटर देन इक्वल टू मार्क्स। लेकिन इसका अगर हम टोटली उल्टा करें तो इक्वल टू नहीं आएगा। मतलब ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ए कॉम्प्लीमेंट वो होगा जिसने 50 मार्क्स से कम लाया है। ये इधर कैसा है कि 50 और मोर मार्क्स, तो ऐसा नहीं लिख सकते हम 50 और लेस मार्क्स, हमको सिर्फ लिखना पड़ेगा लेस देन। क्योंकि अगर हम 50 और लेस डालेंगे तो 50 जो मार्क्स आने वाले हैं वो तो दोनों सेट में आ जाएंगे। लेकिन हमने प्रॉपर्टी ऑफ कॉम्प्लीमेंट सेट के अंदर पढ़ा था कि ए के अंदर जो भी वैल्यू है और ए कॉम्प्लीमेंट के अंदर जो भी वैल्यू है वो कभी इक्वल नहीं हो सकती। तो हम ए कॉम्प्लीमेंट को क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे ए कॉम्प्लीमेंट इज अ सेट ऑफ स्टूडेंट्स who secured less than 50% marks in maths। आई होप आपको ये वाला जो कॉन्सेप्ट था, ये वाला 50% और मोर, इधर मैंने 50% और लेस क्यों नहीं लिखा, क्योंकि अगर हम 50% और लेस लिखते हैं तो ये वाला जो 50% वाला एक बच्चा है जिसको एग्जैक्ट 50 मार्क्स मिले वो हो जाएगा दोनों सेट में कॉमन। लेकिन प्रॉपर्टी क्या बोलती है कि दो ए और ए कॉम्प्लीमेंट में दोनों भी चीज़ें कॉमन नहीं रह सकती, तो इसीलिए हमने सिर्फ इधर लेस देन 50 मार्क्स 50% मार्क्स लिखा। तो आई होप आपको ये वाला आज का जो लेक्चर था वो अच्छे से समझ में आया होगा और पसंद आया होगा। आज हमने क्या क्या करा, आज हमने जो 4th क्वेश्चन से 7th क्वेश्चन जो पेंडिंग वर्क था उसको हमने कंप्लीट करा। नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट की तरफ बढ़ेंगे और आगे नए नए कॉन्सेप्ट भी पढ़ेंगे। टिल देन, थैंक यू।